पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। इसके बारे में शुरू में तब पता चलता है जब आप पहली सैलरी पाते हैं, क्योंकि ये सैलरी आपकी उम्मीद से काफ़ी कम होती है। जब आप इसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि पीएफ कटौती की वजह से सैलरी इतनी कम हो गई है। आपको ये भी पता चलता है कि ये कटौती तो हर महीने होगी और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्यों ना इस प्रोविडेंट फंड के बारे में अच्छी तरह से जान लें। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा आज आपको ईपीएफ स्कीम के हर उस नियम के बारे में बताऊंगी जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि ईपीएफ के किन किन रूल्स का सीधा वास्ता आपसे है और आपको ये भी बताऊंगी कि कंपनी को इसके कौन कौन से नियम और कायदे को मानना पड़ता है। मैं ये भी बताऊंगी कि ईपीएफ का पैसा वापस पाने के नियम और कायदे क्या हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि ये स्कीम किस तरह 4 तरीकों से आपका टैक्स बचाती है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको ईपीएफ के बारे में बताऊं, आप ये जान लीजिए कि पीएफ और ईपीएफ एक ही है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसी को लोग शॉर्ट में पीएफ भी कहते हैं। एक बात और आपको मैं शुरू में बता दूं कि ईपीएफ का वास्ता आपकी बेसिक सैलरी और डीए से होता है। आपको मिलने वाले अलाउंसेस से इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आगे मैं जब सैलरी बोलूं तो उसे बेसिक सैलरी और डीए ही समझें, इसमें अलाउंसेस आदि शामिल नहीं है। तो आइए अब बातें करते हैं कि पीएफ के नियम क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि हर कर्मचारी को ईपीएफ स्कीम में पैसा जमा ही करना पड़ता है। केवल सरकारी विभाग के कर्मचारियों को इससे छूट है, वो भी इसलिए क्योंकि वो एनपीएस में पैसा जमा करते हैं। आपके पास भी इस स्कीम में शामिल नहीं होने का एक रास्ता है और ये रास्ता सफ़र शुरू करने से पहले ही आता है। मतलब अगर पहली नौकरी में ही आपको 15,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी मिलती है तो आप ज्वाइन करते ही अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि आपको पीएफ स्कीम में नहीं शामिल किया जाए। दरअसल पीएफ स्कीम 15,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी पाने वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार इस स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। ईपीएफ स्कीम के नियम के हिसाब से आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी कंपनी निभाती है। वही हर महीने आपकी सैलरी से पैसा काट कर आपके पीएफ अकाउंट में डालती है। पीएफ की ये कटौती आपकी सैलरी से लिंक होती है, मतलब आपकी सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी ये कटौती भी बढ़ती जाएगी। दरअसल नियम ये है कि आपको अपनी सैलरी का 12% पीएफ स्कीम में डालना ही होता है। हालांकि कोरोना काल में इसे घटाकर 10% कर दिया गया है, जिससे लोगों के हाथ में थोड़ी ज़्यादा सैलरी आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ईपीएफ स्कीम का मकसद रिटायरमेंट प्लानिंग है। ये स्कीम आपको बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ने में मदद करती है, इसलिए आप इस स्कीम में रिटायरमेंट तक पैसा लगाते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको ब्याज के साथ पूरा पैसा मिल जाता है। हालांकि इस स्कीम में आपको पैसा तभी देना है जब आपके पास नौकरी है। नौकरी नहीं होने पर आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप नौकरी बदलते हैं तो आपका नया पीएफ अकाउंट बन जाता है, लेकिन इस नए अकाउंट में पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है।
आपको हर नौकरी में इस नंबर को बताना होता है। इसी नंबर के आधार पर आपके सभी पीएफ अकाउंट आपस में जुड़ जाते हैं और पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी तक आपने पीएफ के उन नियमों के बारे में जाना जो आपके लिए बनाए गए हैं, जैसे पीएफ में किसे पैसा जमा करना होता है, कितना पैसा जमा करना होता है और कब तक जमा करना होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि एक एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी के लिए पीएफ के नियम क्या हैं। इससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्या मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी? क्या मेरी जानकारी से आपको कोई भी फायदा हुआ है? अगर हाँ, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो सबसे पहले मिल सके। पीएफ के जरिए सरकार आपका बुढ़ापा सिक्योर करती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का भी साथ देना ज़रूरी है और इसीलिए सरकार ने उसके लिए भी कुछ नियम कायदे बनाए हैं। आइए उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अगर किसी कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसे पीएफ स्कीम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये कि वो कंपनी अपने कर्मचारियों को पीएफ स्कीम में रजिस्टर कराएगी और हर महीने उनका पीएफ काट कर जमा भी करेगी। इतना ही नहीं, कंपनी को खुद अपनी ओर से भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पैसा डालना होता है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। मतलब कंपनी भी आपकी सैलरी का 12% रकम जमा करेगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एम्प्लॉयर अपनी ओर से आपके पीएफ अकाउंट में पैसा डालेगी, लेकिन असलियत कुछ और है। आजकल आपको ज्वाइन करते समय जो सैलरी बताई जाती है वो सीटीसी होती है, यानी कॉस्ट टू कंपनी। इसमें वो रकम शामिल होती है दोस्तों जो कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। मतलब आपके पीएफ खाते में हर महीने जो रकम जाती है वो आपकी सीटीसी सैलरी से ही कटती है। मतलब पीएफ कटौती की वजह से आपकी बेसिक सैलरी का 24% अमाउंट आपकी सीटीसी सैलरी से निकल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि आपकी कंपनी की तरफ से जो पैसा जमा होता है उसका एक हिस्सा पेंशन खाते में जाता है। दरअसल ईपीएफ स्कीम के साथ साथ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी चलती है। कंपनी जो 12% का रकम जमा करती है उसकी 8.33% रकम पेंशन स्कीम में जाती है। पेंशन स्कीम में जमा पैसे से आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। अब आइए देखते हैं कि पीएफ स्कीम में जमा पैसा किस हिसाब से बढ़ता है। मतलब ये कि ब्याज किस तरह दिया जाता है। आपके ईपीएफ के खाते में जो भी पैसा जमा होता है उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के हाथ में होती है। इस संगठन को सरकार चलाती है। यही संगठन आपके पैसे को मैनेज करता है। ये ईपीएफ स्कीम में जमा रकम को उधार पर देता है। बॉन्ड के जरिए सरकार को और बड़ी कंपनियों को उधार में पैसा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पैसा शेयर बाजार में भी लगाया जाता है। इसके बाद हर साल मार्च के महीने में देखा जाता है कि ईपीएफओ को कितनी कमाई हो रही है। उसी के हिसाब से तय किया जाता है कि पिछले 12 महीने के लिए आपको किस रेट से ब्याज दिया जाए। ब्याज दर तय हो जाने के बाद हर पीएफ अकाउंट में साल भर के ब्याज की रकम जमा कर दी जाती है। दरअसल पीएफ स्कीम में आपको पहले से नहीं पता होता है कि आगे आपको किस हिसाब से ब्याज मिलेगा। ब्याज दर तब तय होती है जब एक फाइनेंशियल ईयर बीत रहा होता है। उस समय तक ईपीएफओ को अपनी कमाई का अंदाजा लग जाता है और उसी हिसाब से वो ब्याज दर तय कर देता है और साल बीतते ही इसी ब्याज दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आमतौर पर पीएफ स्कीम पर बेहतरीन ब्याज मिलता है और ये बैंक के फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम की पीपीएफ स्कीम से ज़्यादा होता है। ईपीएफ की वजह से हमें कम सैलरी मिलती है।
इसलिए बहुत से लोग इससे नाखुश रहते हैं और अगर मजबूरी ना हो तो कुछ लोग इसमें पैसे डालें ही नहीं, क्योंकि पीएफ का पैसा पाने के लिए रिटायरमेंट तक का इंतज़ार बहुत लंबा होता है। लेकिन ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम पड़ने पर आप पीएफ का पैसा निकाल भी सकते हैं। सरकार पीएफ से एडवांस लेने की इजाज़त देती है। आप शादी, पढ़ाई, घर खरीदने या घर बनवाने के लिए पीएफ एडवांस पा सकते हैं। हालांकि इस तरह के एडवांस के लिए मिनिमम सर्विस की शर्त होती है, लेकिन अगर आप गंभीर इलाज के लिए पीएफ एडवांस लेना चाहते हैं तो मिनिमम सर्विस की कोई शर्त नहीं होती है। इसी तरह आपदा या लॉकडाउन की स्थिति के लिए भी मिनिमम सर्विस की कोई शर्त नहीं होती है। बस ये ख्याल रखिए कि इस एडवांस में पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हर तरह के एडवांस के लिए मैक्सिमम अमाउंट की अलग अलग शर्त होती है। कोरोना की मुश्किलों से निपटने के लिए भी सरकार ने पीएफ से पैसा निकालने की इजाज़त दी थी। पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा तभी मिलता है दोस्तों जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, फिर चाहे आप रिटायरमेंट के समय नौकरी छोड़ रहे हो या फिर उससे पहले। अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आपका जो पैसा पेंशन स्कीम के लिए जमा है उसे भी निकाला जा सकता है, बशर्ते आपने 10 साल से कम नौकरी की हो। अगर आपकी नौकरी 10 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस पैसे के बदले आपको पेंशन दिया जाएगा। वैसे तो ये पेंशन 58 साल की उम्र के बाद मिलता है, लेकिन आप इसे 50 की उम्र के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको कम पेंशन मिलेगी। आपको ये बता दूं कि अब पीएफ अकाउंट में पैसा निकालना बहुत आसान हो गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। करीब 1 हफ्ते में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब तक आपने ईपीएफ स्कीम के कई नियम कायदों को जान लिया है, जैसे इस स्कीम में आप और आपकी कंपनी कितना पैसा जमा करते हैं, ब्याज किस हिसाब से मिलता है और आप इस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस स्कीम में टैक्स किस तरह बचता है और आपके लिए ये स्कीम इतनी अच्छी क्यों है। अगर कोई सेविंग स्कीम टैक्स भी बचाती है तब तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। ईपीएफ स्कीम के साथ ऐसी ही बात है। अच्छे ब्याज दर के साथ साथ ये स्कीम टैक्स भी बचाती है और टैक्स की ये बचत एक नहीं बल्कि 4 तरीकों से होती है। सबसे पहले तो आप हर साल जो भी पैसा इस स्कीम में जमा करते हैं उसके बदले टैक्स में कटौती क्लेम कर सकते हैं। पीएफ स्कीम को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। मतलब आपका जितना पैसा पीएफ स्कीम में जाता है उतना पैसा आप अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी घट जाती है। इसके अलावा जो पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से जमा होता है उसे आपकी इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। सरकार ने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। इस तरह से आप उस पर भी टैक्स देने से बच जाते हैं। इसके बाद तीसरी टैक्स सेविंग तब होती है जब इस स्कीम में मिलने वाली वार्षिक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इस ब्याज को आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल ही नहीं किया जाता है। यही अगर आप बैंक में पैसा जमा करते तो ब्याज भी आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता, लेकिन पीएफ स्कीम के मामले में ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, आप जब भी पीएफ से पैसा निकालते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, फिर चाहे रकम कितनी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप लगातार 5 साल नौकरी किए बिना पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आपने देखा दोस्तों कि पीएफ स्कीम से ज़बरदस्त सेविंग होती है, लेकिन इसके अलावा भी ये स्कीम बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात तो ये कि मजबूरी में ही सही
इससे आपके पास एक अच्छी रकम इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग खुद से रेगुलर सेविंग नहीं कर पाते हैं। दूसरी अच्छी बात ये कि सरकार इस स्कीम पर बेहतरीन ब्याज देने की कोशिश करती है। लेबर यूनियन का भी दबाव रहता है, इसलिए ब्याज दर ऊंची रहती है। चूँकि ये स्कीम सरकार की देखरेख में चलती है, इसलिए इस स्कीम में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरत पड़ने पर आप इससे एडवांस भी पा सकते हैं। तो ये थी पीएफ स्कीम के बारे में कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।